गुड मॉर्निंग मित्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो भारत का संविधान बना है वो संविधान सभा तो बनाई थी, हमने देख चुके थे पहले ही। संविधान सभा बनाई थी, लेकिन संविधान सभा से पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कि संविधान सभा को अपना रिपोर्ट दी थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो जो चीज़ें थी वो संविधान बनाई थी। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी को वो जो मोटी पुस्तक यानी जो दिए थे, पिछले क्लास में नहीं आए तो जरूर देख के आइएगा यहाँ पे। तो उसमें क्या है कि वो जो सर बेनेगल राव थे, जो सर बेनेगल राव थे, वो हमारा जो है कि संविधान की पूरी एक जो इंडिया के साथ साथ बहुत सारे विदेशी संविधान की स्टडी किए थे सर बेनेगल राव। और वो अपनी एक लंबी चौड़ी पुस्तक दिए थे किसको, सब ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ड्राफ्टिंग कमेटी उसमें से अच्छे अच्छे प्रोविजन निकाल करके संविधान सभा को दी थी। ठीक है, तो जो हमारा संविधान बना था अंत में, उसमें कई सारे देशों से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए। अलग अलग देशों में अलग अलग अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे प्रोविजन अपने नागरिकों को दिए गए थे। तो उन प्रोविजन को हमारे जो संविधान सभा या ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने ये सोचा कि हम भी अपने नागरिकों को दें। तो कौन कौन से प्रोविजन है और किस किस देश से लिए गए हैं, ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किससे लिए गए हैं, या फिर आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किससे लिए गए, जो आपका नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में वो किससे लिए गए। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस देश से क्या लिया गया है। सबसे पहले देख लें अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से सबसे पहले हम देखेंगे मूल अधिकार लिया गया, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार हमने देखा कि अमेरिका में मूल अधिकार नाम का चीज है, अपने नागरिकों को अधिकार दिया है, यानी मूल, यानी सारे अधिकार मिले चाहे ना मिले, ये उनके बेसिक राइट्स हैं, मूल राइट्स हैं। तो वो हमने वहां से उठाया, उनका वो केवल कॉन्सेप्ट, ये चीजें जो भी हम देखेंगे केवल उनका कॉन्सेप्ट, मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट उठाए। वो अपने मूल अधिकार में अमेरिका क्या लिखा था उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हम अपने हिसाब से अपने नागरिकों को मूल अधिकार देंगे, बस वो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट, वो अवधारणा हम अपने यहाँ लेके आए। ठीक है, तो हमेशा ये मत समझिएगा कि वहां के सारे मूल अधिकार उठा के अपने में रख लिए, नहीं। वो केवल मूल अधिकार की अवधारणा लेके आए थे, हम अपने नागरिकों को अपने हिसाब से संविधान सभा अधिकार को दी है। ठीक है, तो केवल विदेशी देशों से आपके केवल अवधारणाएं आई हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। दूसरा पॉइंट, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि जो भी सरकार है, यानी भारत सरकार है, कोई भी कानून बना रही है, कोई भी आदेश दे रही है, तो अगर वो संविधान के अनुरूप ना हो, उसके कोई भी विधायी आदेश हो, ठीक है, लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स हो, उसको अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं रहेगा, या कोई कानून वो बना रही है संविधान के अनुरूप नहीं होगा, तो हमारी जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उस पर चेक्स लगा देगी, वो जुडिशियल रिव्यू कर देगी, उस कानून को रिव्यू कर देगी कि भाई यहाँ पे आप गलत हैं। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे सुधारी, या फिर उस कानून को सीधे सीधे न्यायपालिका हमारी रद्द कर देगी, सुप्रीम कोर्ट सीधे रद्द कर देगा, या गवर्नमेंट को सुझाव देगा कि इस तरीके से इस कानून को लाइए, ये संविधान के इस पार्ट का, इस आर्टिकल के इस क्लास का ये उल्लंघन कर रहा है। तो इस तरीके से जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, सुप्रीम कोर्ट करती है सरकार के किसी भी कानून, किसी भी आदेशों का। तो ये वाली अवधारणा, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, यानी कि चुनाव आयुक्त हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो, इनका जो आपके ये लोग अगर संविधान के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति हैं, उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, किसी भी आचरण उनका संविधान के खिलाफ जाएगा।
महाभियोग आपका संसद लगाती है, संसद के किसी भी सदन में आता है तो संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रस्तावित करते हैं, सदन उसको बहुमत से पारित करती है, दूसरा सदन उसको जांच करता है, फिर महाभियोग अगर वो दोनों से पास हो जाएगा तो महाभियोग लग जाता है। तो ये जो महाभियोग वाली प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, इसके बाद आपकी संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है भारत में, यानी कि सबसे सुप्रीम कौन है? अथॉरिटी तो हम लोग थे, आपके भी प्रस्तावना में हम लोग देखे थे, लेकिन सबसे सुप्रीम कौन बैठा हुआ है? तो सबसे सुप्रीम हमारा संविधान है, सबसे सुप्रीम संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, चाहे वो संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, संविधान से बढ़कर के नहीं है। ठीक है, तो संविधान के अनुरूप आप चलेंगे तो आप ठीक है, आप किसी भी पद पे हो, आप संविधान का आचरण का उल्लंघन करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? संविधान की सर्वोच्चता है भारत में, और ये संविधान की सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपके उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं मतलब चीज़ें की गई थी, लेकिन उपराष्ट्रपति अमेरिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं ना, तो उसी तरीके से कुछ दायित्व राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में या कुछ और, अब तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो मेंबर पदेन सभापति भी उनको बना दिया गया, कुछ दायित्वों को निभाने के लिए हमने देखा कि वहाँ एक उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है, तो वो अमेरिका से हम लोग लेके आए उपराष्ट्रपति वाला जो पद था। इसके अलावा प्रस्तावना वाले चैप्टर में आपको बता दिए थे कि प्रस्तावना आपका प्रियम्बल जो है वो कहाँ से लिया गया था? अमेरिका का। प्रियम्बल का अवधारणा अमेरिका से लिया गया था, और प्रियम्बल की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा देश है, इतने सारे प्रोविजन अमेरिका से लिए गए। दूसरा है आपका ब्रिटेन से कौन कौन से प्रोविजन हमने लिया ब्रिटेन के संविधान से अपने नागरिकों के लिए? तो सबसे पहला प्रोविजन है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है? संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, दो तरह के शासन प्रणाली होती है, शासन करने की प्रणाली जो सिस्टम होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री यानी संसदीय शासन प्रणाली सिस्टम, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इंडिया में संसदात्मक शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अमेरिका में आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी कि आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि सबसे सुप्रीम राष्ट्रपति होते हैं, वो वास्तविक कार्यपालिका यानी हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जैसा कि अमेरिका में है। हमारे यहाँ कि राष्ट्रपति हैं लेकिन वो सबसे वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, वो केवल नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? हमारी पार्लियामेंट है, हमारी संसद है। ठीक है, तो जहां संसद सुप्रीम है वहां संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, और जहां राष्ट्रपति मेन प्रमुख हैं, हेड हैं, वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इंडिया में संसदीय शासन प्रणाली इसलिए आई थी कि ब्रिटेन के हम लोग गुलाम थे पिछले 200 सालों से। ब्रिटेन का जो सिस्टम था वही यहाँ भी लगभग सिस्टम वो बना दिया था, और जब हम आज़ाद होते हैं तो उसी सिस्टम को अपना लेते हैं और उसी सिस्टम में आज तक पड़े हुए हैं। खराब और अच्छा वाली बात नहीं है, ये सिस्टम ठीक है, वो भी सिस्टम ठीक है, अपने अपने जगह पर है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से हमने लिया है। इसके बाद एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप का इतना मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक देश में केवल एक नागरिकता। इंडियन है हम, हमारी नागरिकता क्या है? इंडियन है। अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, तो वहाँ की अलग नागरिकता तो है नहीं। जैसे अमेरिका में हम लोग देखेंगे कि वो सबसे पहले उनकी राष्ट्रीय नागरिकता होती है यानी कि अमेरिकन है, उसके बाद उनके स्टेट की भी अलग नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है। जैसे कोई कैलिफोर्नियन है, कोई मैसाचुसेट्स का है तो मैसाचुसेट्सियन है, ठीक है, कोई टेक्सास का टेक्सासियन है, तो अलग अलग स्टेट की भी उनकी सिटीजनशिप होती है, तो वहाँ उसको बोलते हैं डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। लेकिन इंडिया में हम केवल इंडियन हैं, यूपी के हैं तो यूपीएन नहीं है, बिहारियन तो है नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ब्रिटेन से आया है। ठीक है, इसके अलावा विधि का शासन, हमारे यहाँ कैसा शासन है? रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन है। कानून के सामने कोई भी, सब लोग क्या है? बराबर हैं, ऊंच नीच या गरीब अमीर कोई कुछ नहीं है, सब लोग क्या है?
रूल ऑफ लॉ के अंदर आते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े नेता लालू यादव जी आज भी जेल में हैं, ऐसा टिप्पणी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपका रूल ऑफ लॉ है इंडिया में। कोई बड़े से बड़ा नेता हो, बड़े से बड़ा किसी भी पोस्ट पे हो, या कोई गरीब से गरीब हो, उसका दोनों के साथ कानून के सामने दोनों लोग क्या हैं, समान है। और ये विधि का शासन हमने किस जगह से लिया है, तो आपके ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या प्रोविजन लिया है अपने संविधान में, तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मतलब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है कि इसमें कुछ ऐसी प्रोविजन किए गए हैं जो कि राज्य को कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून बना रही तो इसमें ध्यान दे करके चले। ठीक है, कल्याणकारी राज्य, अगर वेलफेयर स्टेट बनाना है, राज्य का मतलब क्या है, इंडिया की बात हो रही है। राज्य अगर इंडिया कोई भी कानून बना रहा है तो इसमें लिखी हुई बातों को ध्यान दें। ठीक है, आगे जब डीपीएसपी पढ़ाएंगे तो अच्छे से इसमें आएगा। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। राज्यसभा में मनोनयन, नॉमिनेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा में जैसे लोकसभा है उसी तरीके से राज्यसभा है, उसमें 12 लोग होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई साहित्य में उत्तम कार्य किया हुआ है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में उत्तम कार्य किया हुआ है, कोई सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है। ठीक है, तो इन सब एरिया में अपने, कोई खेल में लगा हुआ है, तो अलग अलग क्षेत्रों में से 12 लोगों को उठा करके राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है कि हर लोग चुनाव में नहीं जीत सकते हैं, चुनाव में नहीं भागीदारी करते हैं, तो राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। और ये नॉमिनेशन हमने किस देश से लिया है, आयरलैंड से। ये नॉमिनेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है, प्रतिभा किसी क्षेत्र में है तो यहाँ नॉमिनेट कर देंगे, कल को उनको कोई मंत्री भी बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर किसी फील्ड में वो ज़्यादा दिन तक सेवा दिए हैं तो उनका लाभ लेने के लिए सब मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल का क्या मतलब, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन प्रोसीजर जो होता है उसमें कौन कौन है, निर्वाचक मंडल होता है उसे कहते हैं, यानी कौन कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, जैसे आपका संसद, चाहे राज्यसभा, लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो लोग भाग लेते हैं किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, यानी कौन कौन निर्वाचन में भाग लेगा, उसको निर्वाचन मंडल कहा जाता है। और निर्वाचक मंडल किस देश के, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश के संविधान के साथ है, तो आयरलैंड के साथ है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, समवर्ती सूची। 3 तरह की सूचियां होती हैं। ठीक है, आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, आगे चल के इनको पढ़ेंगे। संघ सूची में जो जो विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार काम करती है, राज्य सूची वाले पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर ऐसे विषय इसमें शामिल किए गए जिसमें दोनों लोग काम करते हैं, जैसे शिक्षा हुआ, फॉरेस्ट हुआ, वन वगैरह हुआ। ठीक है, तो ये इस पे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एक और प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल जो है हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अपने प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका से लिए है। जर्मनी से क्या लिया हम लोग, आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी, कभी कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें किस तरीके से क्या ट्रीट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपातकाल में कुछ नियम बनाए गए हैं, जो कि जर्मनी का आपातकाल का सिस्टम हमें अच्छा लगा और अपने संविधान में जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लेके आए हम लोग, आपातकाल। इन सब चीज़ों की आगे चल के पूरी चर्चा की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रीफ दे रहे हैं, उनका नाम दे रहे हैं, हल्का सा ब्रीफ कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें, आपातकाल क्या है, कैसे, उनका एक पार्टिकल जैसे भाग 18 में है तो उसको पूरा बताया जाएगा, कौन कौन से आपातकाल है, कब कब लगते हैं, कितनी बार लगे हैं। ठीक है, सारी प्रोसीजर होती, सारी चीज़ों की। ठीक है, अभी कहाँ से क्या लिया गया है वो आपको समझना है। इसके बाद दूसरा, जर्मनी से क्या लिया, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो कि समाप्त हो जाएंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए आपातकाल कब लगता है, जैसे कि कोई विदेशी आक्रमण हो गया, ठीक है, तो उस समय आपातकाल लग जाता है देश में। सबसे पहले हम उनसे लड़ेंगे कि अपने यहाँ नागरिकों के राइट्स की बात करेंगे, इसलिए कि सारे मूल अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं, केवल एक मूल अधिकार बचता है जो कि आर्टिकल 21 का है, जो कि जीवन जीने का अधिकार।
ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, जीवन जीने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में, वही केवल बचता है। जब यही खत्म हो जाएगा तो इमरजेंसी का क्या मतलब है, ठीक है। तो जीवन जीने के अधिकार को संरक्षण कर दिया जाता है और सारे अधिकार, मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं इमरजेंसी में। ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा में संघात्मक विशेषताएं यानी फेडरल फीचर। संघात्मक का मतलब क्या होता है, संघात्मक का मतलब फेडरल चीजें, यानी जो हमारा एक होता है एकात्मक सिस्टम, एक होता है संघात्मक। एकात्मक का मतलब एक सिस्टम होना चाहिए, यानी केवल केंद्र सरकार अगर बैठी हुई पूरा नीचे तक वो शासन कर रही है तो वो एकात्मक होता है। अगर जब बात होगी कि केंद्र सरकार के भी पास कुछ राइट्स है, कुछ राइट्स राज्य सरकार के पास भी है, तो दोनों का सामंजस्य यानी फेडरल फीचर्स, उनको दोनों के पास अधिकार है, दोनों के पास स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, जब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के साथ किसी देश में ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्तता होती है, तो उसे कहा जाता है यहाँ संघात्मक शासन है, ठीक है। अब इसी का एक और चरण किया जा रहा है कि आपका वो संघात्मक शासन का मतलब कि टायर थर्ड में यानी पंचायतों को भी अधिकार दिया जा रहा है। तो संघात्मक शासन का और अच्छा किया जा रहा है, तो यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका पंचायत और या फिर नगर पालिका शहरों में, ये चीजें हैं। संघात्मक विशेषताएं हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का कॉन्सेप्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया है, तो कनाडा को जो संविधान है वो हल्का सा केंद्र की तरफ झुका हुआ है, यानी संघात्मक शासन तो है लेकिन केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली करता है। तो राज्यपाल जो होते हैं वो हर राज्य में मुख्यमंत्री का ऊपर होते हैं, यानी कि देश की कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं, तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, भले ही नाम मात्र के हो, राष्ट्रपति भी नाम मात्र के होते हैं, राज्यपाल भी नाम मात्र के होते हैं। तो जो आपके गवर्नर इनको बोला जाता है, तो गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम करते हैं कि राज्य में क्या व्यवस्था चल रही है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट वगैरह भेजना होता है तो राज्यपाल ही भेजते हैं, ठीक है। जैसे कहीं आपका राष्ट्रपति शासन लगाना हो, किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल वगैरह हो गई हो, तो राज्यपाल ही रिपोर्ट भेजते हैं राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि राज्यपाल एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब क्या है, जैसे हम बताए थे कि 3 सूची होती है, 3 लिस्ट होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपके कॉन्करेंट लिस्ट। तो संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार काम करती है और समवर्ती सूची पर दोनों लोग काम करते हैं। बहुत सारी सब्जेक्ट इन पे लिस्टेड हो गई है, जो कुछ चीजें हैं जो कि बची रह जाती हैं, हर चीज नहीं लिस्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें जो भी इनके अलावा होंगी उसको बोला जाता है अवशिष्ट या फिर रेजिडुअल। तो अवशिष्ट शक्तियों पर काम कौन करेगा, आपकी केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। ये चीजें कहां से, अवशिष्ट शक्तियों का प्रोविजन हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया। तो इसके बाद आपका है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में क्या क्या प्रोविजन लिए थे, तो क्या लिए थे, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, संविधान को कैसे संशोधित करना है, कैसे अमेंडमेंट लाना है, वो हमने किस देश के साथ हम देखें कि दक्षिण अफ्रीका में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी अच्छी है। जैसे कोई छोटी सी चीज अगर संशोधन करनी है, मान लीजिए जैसे आजकल योगी जी और मोदी जी बड़ा कर रहे हैं, कहीं का नाम बदल दे रहे हैं, तो नाम वगैरह बदलने के लिए, सीमा में परिवर्तन करने के लिए आपको बहुत साधारण बहुमत से करना पड़ेगा, ठीक है। उससे ज्यादा अगर कठिन सब्जेक्ट है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी से यानी कि 2/3 बहुमत से पास करके उसको संशोधन करना पड़ेगा। उस प्रोविजन को, किसी प्रावधान को अगर परिवर्तित करना है तो आपका 2/3 बहुमत सदन में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मामले हैं जैसे कि आपका न्यायपालिका से संबंधित संशोधन करना हो, यानी जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजों से संबंधित कोई भी चीज आपको बदलना हो जो कि आपके डेमोक्रेसी को प्रभावित करती है, आपके राष्ट्रपति से संबंधित कोई प्रोविजन करना हो, बदलना हो, तो उन चीजों को, ये जो है ये डेमोक्रेसी के पिलर हैं, तो इनको अगर आपको संशोधित करना है तो वहां पे आपको 2/3 बहुमत सदन में होना चाहिए, संसद में। इसके अलावा आधे से अधिक, यानी अगर आज 28 राज्य हैं तो आधे से अधिक यानी कि 14+1 यानी 15 स्टेट से, वहां की विधानमंडल से भी पास होकर के 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव आएगा उसको संशोधित किया जाएगा। तो कोई छोटी चीज बदलनी है तो सिंपल प्रक्रिया से, उससे कठिन चीज है, उससे इंपॉर्टेंट चीज है तो 2/3 बहुमत से, उससे भी यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो आपके संसद के साथ साथ विधानसभाओं का भी बहुमत होना चाहिए। तो इसलिए ये संशोधन प्रक्रिया हमको दक्षिण अफ्रीका में बहुत अच्छी लगी
तो हमने ये चीज दक्षिण अफ्रीका से ले लिया। ठीक है, रूस से हमने क्या लिया? रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। रूस से फंडामेंटल हमने देखा कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान, ये हमारे संविधान में नहीं था। जब हमने 1950 में संविधान में बनाया था तो ये नहीं था, हमने इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया, क्या किया, कौन कौन से, सब कुछ आगे वाले चैप्टर में आएगा। तो आपका मौलिक कर्तव्य हमने देखा कि रूस के नागरिक, रूस की जो सरकार है अपने नागरिकों को केवल अधिकार नहीं दी है, वो उनके कर्तव्य भी निर्धारित की है कि कल को कोई ऐसी वैसी हिंसात्मक कार्रवाई या किसी गड़बड़ कार्रवाई कार्यों में वो लिप्त न हो, उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी दे दिया था रूस की सरकार, रूस की संविधान ने। तो हमने देखा ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो हमने ये बाद में लिया है। किस देश से? रूस के संविधान से। तो मौलिक कर्तव्य है। इसके आगे बढ़ते हैं। जापान, जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि जो भी है आपका कोई भी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो यानी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उस सबको अपना काम करना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के अनुसार ही आपको काम करना है, अपनी कार्यवाही करना है। ये हमने देखा कि जापान के संविधान में बहुत अच्छा से था, तो ये प्रक्रिया हमने वहां से लिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है। ठीक है, ये हमारे मेजर सोर्सेस थे संविधान के, जो हमने विदेशों से जो जो प्रोविजन लिए थे। 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल हैं, उसमें से सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर किसका रहा है? तो वो रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1935, 1935 का जो एक्ट है, भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है हमारे संविधान। 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद वो कहां से लिए गए हैं? इसी एक्ट से लिए गए, भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, लगभग 250 एक्ट, या तो वो सीधे सीधे उतार लिए गए इससे, या तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, मॉडिफिकेशन करके उसको हमने अपने संविधान में दर्ज किया है। सबसे ज्यादा प्रभाव संविधान पर किसका है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, इसके अलावा एक दो फैक्ट और है, जैसे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, जो लिखित संविधान की प्रक्रिया है, भारत में संविधान लिखित है, ब्रिटेन में है संविधान लिखित नहीं है, केवल वहां पे जो परंपरा, जो चीजें चलती आ रही हैं उसी के हिसाब से चलती है। तो भारत विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो वो अमेरिका का था। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा संविधान में किस देश का है? तो वो भी अमेरिका का है। ठीक है, और भारत का भी संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस देश का है? तो वो है आपका इंडिया का है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो आपका इंडिया का, छोटा अमेरिका का। विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान आपका अमेरिका का। ठीक है, तो ये फैक्ट है जो कि संविधान के स्रोत से संबंधित चीजें थी जो आपको जानना था। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।